नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्त आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार स्पेशल जो कि आपको मालूम ही है कि टॉप 2000 प्रश्नों का जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, उसी सीरीज़ का आज का जो वीडियो नंबर कितना है? 16 नंबर है, ठीक है ना? और आज जो क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएँगे, वो काफ़ी ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, जैसे मैं बीपीएससी हो गया या बिहार एसआई हो गया या फिर बिहार एसएससी हो गया, दरोगा हो गया या फिर द माने बिहार पुलिस हो गया। आप इनमें ने बिहार स्तरीय जो भी परीक्षाएँ हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, आपके लिए ये सीरीज़ और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? दोस्त आप एक बार इस वीडियो के एंड तक देखिए, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो चलिए हम बिना समय गवाए सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन और आपका रिज़ल्ट सर्वोपरि है कि नहीं? तो चलिए हम आज का जो है पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, 151 नंबर सवाल है, ठीक है ना? जिनको भी नहीं समझ में आएगा, उनको बता देना चाहते हैं कि पार्ट जो है 15 तक हम कंप्लीट करवा दिए हैं। हमारे चैनल पे आप जाइए, आराम से वीडियो सेक्शन में भी देख सकते हैं और नहीं तो हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। आप आराम से जाके हमारे वीडियो यानी कि हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है ना? यानी कि पार्ट 15 तक जो है हम आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए और काफ़ी ज़्यादा भी है, जो कि हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ामों में, ठीक है ना? और आज जो है 151 ओवर कंप्लीट करवा रहे हैं, जो कि ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेबी आई है। समझ में आ गया ना? तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो 151 ओवर सवाल क्या है, बोल रहा है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन आखिर कब हुआ था? ठीक है ना? 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 1929 में या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है 1930 में या फिर ऑप्शन सी 1931 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1932 में। अब बताइए कि जो प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था, आखिर कब हुआ था? ठीक है ना? आपके लिए हम 2 सेकंड हमेशा दे देते हैं, ताकि आप सोच के आराम से बता सकें। कोई भी क्वेश्चन हो, ईज़ी हो, हार्ड हो, चाहे मोड हो, तीनों तरह का क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे। बस आपको ध्यान से देखते जाना है, ठीक है ना? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1929 जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था दोस्त? 1929 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 152 नंबर सवाल पे। लेकिन चलिए इसको थोड़ा-सा डिटेल्स में भी देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा-सा डिटेल्स में देखने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, 1929 में कौन किए थे? शाहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था, ठीक है ना? और स्वामी शाहजानंद जो थे, इनके पहले क्या थे? चेयरमैन थे, यानी कि अध्यक्ष बने थे। और आंध्र प्रदेश के जो एनजी रंगा थे, वो इसके क्या बने थे? महासचिव बने थे। तो इसको आप ज़रूर याद रखिए, क्वेश्चन बार-बार पूछता है कि जो है प्रोविंशियल किसान सभा का जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप हमेशा याद रखिएगा, स्वामी शाहजानंद जी थे, ठीक है ना? यहाँ पर लगा दिए स्वामी शाहजानंद जी थे। पूछेगा महासचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे, लेकिन मेनली आपको चेयरमैन ही पूछता है, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? बिल्कुल विस्तार में आपको बताया जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो को ना आप एंड तक आपको आराम से देखना है और बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल किया है, बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है? अब देखिए 152 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? बिहार जो है, ये बिहार जो है एक अलग राज्य बना था, आखिर किस अधिनियम के तहत? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, या फिर ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 का, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब बताइए किस अधिनियम के तहत बिहार बना हुआ था? क्वेश्चन देख सकते हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गवाए हम इस आंसर पर चलते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी के समय में ना बिहार जो है अलग राज्य का दर्जा मिला हुआ था। समझ में आ गया ना? लेकिन चलिए हम इसको थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन हल करने में समस्या ना आए। देखिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, 1911 में आपको मालूम है कि जॉर्ज पच्चम द्वारा दिल्ली दरबार को सजाया गया था, और उसी के समय में ना 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार और उड़ीसा दोनों को बंगाल से क्या कर दिएगा? पृथक कर दिएगा, यानी कि अलग कर दिएगा। समझ में आ गया ना?
और उसके बाद क्या किया, बिहार और उड़ीसा को मिला के एक गठन राज्य का निर्माण किया गया, ठीक है ना। और ये कब किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। और ये तो आपको मालूम है कि 1936 में जाके क्या हुआ था, बिहार और उड़ीसा दो अलग अलग राज्य बना दिए गए थे। समझ में आएगा ना दोस्त, देख रहे हैं ना, आपको कितना बेहतरीन तरीके से सारा चीज समझ में आएगा होगा। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन और थ्योरी और सॉल्यूशन काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है। काफी बेहतरीन, ये भी जो है पूछा हुआ सवाल है, ये जो है पी बाई क्यू है, समझ रहे हो ना ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से मारना है। देखिए बोल रहा है 153 नंबर सवाल है, बोल रहा है बिहार में जो कृषि भूमि की जोतों का, यानी कि जो कृषि भूमि वाला जुताई वाला जो एरिया है, उसकी औसतम आकार जो है दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, कम है, ज्यादा है, या फिर बहुत ज्यादा है, या फिर नीचे से कम है, बताइए। चार ऑप्शन दिए गए, न्यूनतम है, या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है न्यूनतम से द्वितीय स्थान पे है, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है उच्चतम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है उच्चतम से द्वितीय स्थान में, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सबसे कम है ना न्यूनतम, उससे जो है द्वितीय स्थान पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बिहार में खासकर जो कृषि भूमि है ना, इतनी ने जनसंख्या बढ़ गई है ना, कि यहाँ पर जो कृषि भूमि वाला एरिया है वो भी धीरे धीरे दबाता चल जा रहा है। इसी वजह से जो है हमारे यहाँ की जो जमीनें है खेती करने वाली, वो धीरे धीरे कम के काफी ज्यादा न्यूनतम होती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम से द्वितीय पे, समझ में आएगा ना। लेकिन चलिए थोड़ा सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको कहीं भी समस्या ना आए। देखिए बोल रहा है बिहार में कृषि भूमि जोतों का जो औसतम आकार है अन्य राज्यों की तुलना में क्या है, न्यूनतम से द्वितीय पर है। अब बिहार की जो जनसंख्या है तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। जिससे होता क्या रहा है कि कृषि जो योग्य भूमि है उस पे क्या हो रहा है, दबाव बढ़ा हुआ है, और भूमि जो जोतों का आकार है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो गया है, और आगे भी बहुत ज्यादा धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहाँ पर आइएगा ना, तो जिम्मों का टुकड़ा छोटा छोटा यहाँ है, किसी का यहाँ पर है, किसी के यहाँ पे है, किसी के पास बहुत बड़ा जमीन नहीं है, छोटा छोटा टुकड़ा जहां तहां है, समझ में आ गया ना। तो यही सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, और ये जो प्रश्न है ना, ये पूछा हुआ सवाल है, बिहार के एग्जामों में 100% पूछा हुआ ये सवाल है, ठीक है ना। इसीलिए हम आपको ये चीजें कंप्लीट करवा दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना लगे, ठीक है ना। तो देखिए 154 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भारत के किस राज्य की, ठीक है ना, वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, यानी कि जितने भी भारत के राज्य हैं सबसे कम पैसा, यानी कि इनकम जो है किस राज्य की है, ठीक है ना, किस राज्य के व्यक्तियों के सबसे कम इनकम है। ऑप्शन नंबर है बिहार के, या फिर ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश के, या फिर ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा के, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड के। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे प्रश्न को ना लड़के छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आप ना तरीके से मारिएगा। कैसे, कि आपको मालूम है कि सबसे गरीब और सबसे बुखारू राज्य कौन सा है, तो हम तो भाई बिल्कुल मानते हैं बिहारी, बिहारी हैं, है कि नहीं। आपको भी मालूम है कि सबसे गरीबी वाला जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार है, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि जहाँ पर गरीबी स्थिति होगी वहां पर न्यूनतम भी कमाई होगा, है कि नहीं, हर व्यक्ति को। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सोच कर आप चीजों को जब करिएगा तो आराम से आपका सारा का सारा आंसर सही आएगा, है कि नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए इसको और भी थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि दिक्कत ना हो। देखिए बिहार की जो अर्थव्यवस्था है ना, ये मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, ये तो आपको मालूम है, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा बिहार में कृषि पे ही आधारित है। और यहाँ पर अभी हो ही क्या सकता है कि नहीं, जिसकी जो है उत्पादकता जो है अन्य राज्यों की तुलना में क्या है, काफी ज्यादा कम है। वर्तमान मूल्य के आधार पर बात करें तो बिहार की जो है राज्य न्यूनतम, यानी कि नवीनतम प्रति व्यक्ति आय क्या है, आमतौर पर सबसे कम मानी जाती है। समझ में आ गया ना, आमतौर पर सबसे कम में नहीं मानी जाती है, समझ में आ गया। यानी कि यही बोल रहा है कि सभी राज्यों के मुकाबले जो बिहार की इनकम है हर व्यक्ति की, वो सभी राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है, समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको जो है बिल्कुल करना ना भूले। देखिए बोल रहा है 155 नंबर सवाल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बोल रहा है कि बिहार में नवीनतम जो है वार्षिक प्रति व्यक्ति जो है बिजली का उपभोग है, यानी कि जो बिहार में है ना, वो प्रति व्यक्ति जो बिजली का उपभोग है वो कम है, या कम से द्वितीय स्थान पे है, या फिर सबसे ज्यादा है, या फिर सबसे ज्यादा से द्वितीय स्थान पे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको भी मालूम है कि जो बिहार की जो बिजली की खपत है, हर व्यक्ति जो घर में खपत होती है, वो और राज्य के मुकाबले क्या है, सबसे ज्यादा कम है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूनतम, यानी कि सबसे ज़्यादा कम है। अब क्यों कम है? तो आपको मालूम है कि यहाँ पर अभी तो धीरे-धीरे तो बढ़ता ही जाएगा ना व्यक्ति को उपभोग, है कि नहीं? लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो लगभग 276 किलोवाट जो है गाँव, मतलब हमारे जो है बिहार में यूज़ किया जाता है हर किसी के घर में, हर व्यक्ति को। समझ में आ गया ना? लेकिन चलिए इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए। देखिए, बिहार में जो है प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना है? 276 किलोवाट है, ठीक है ना? लेकिन अगर बात करें भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितना है, तो वर्तमान में 1122 किलोवाट है। अब आप खुद समझिए कि जहाँ पर 1122 है और वहाँ पर किसी का 276 है, तो सोचिए इन दोनों में कितने का अंतर है, ठीक है ना? और इस प्रकार जो है राष्ट्रीय औसत खपत में बिहार का जो राज्य है, काफ़ी ज़्यादा न्यूनतम, यानी काफ़ी ज़्यादा कम है। समझ में आ गया ना? बिहार के लोग वैसे भी बिजली की खपत बहुत कम ही करते हैं, ठीक है ना? तो वही बात है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपका सारा प्रश्न समझ में आता होगा, ठीक है ना? और दोस्त एक और बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है ना? या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जहाँ पर जीके जैसे बिल्कुल ही पूछता हो, हमारे चैनल पे आप जाइए, आपके लिए डेली हम टॉप हो गया, टॉप लगभग जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपको, जैसे टॉप 20 हो गया या टॉप जो है आपको 60 हो गया, ऐसे करके डेली एक वीडियो हमारे शाम को 7 से 8 के टाइम में आ ही जाता है, ठीक है ना? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सच में आपको रिजल्ट लेना है तो, ठीक है ना? ईमानदारी से अगर पढ़ाई में 4 चाँद लगाना है तो 7 से 8 में डेली एमसीक्यू आता है हमारा, और बिहार का तो 2000 प्रश्नों का ये संग्रह आपके सामने चल ही रहा है, ठीक है ना? आप कितना भी थ्योरी कर लीजिए, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा, कहीं से भी लगाइए। ऐसा नहीं कि हमारे ही चैनल से लगाइए, कहीं से भी लगाइए, ऑफलाइन लगाइए, ऑनलाइन लगाइए, लेकिन आप लगाइए ज़रूर। सच में अगर आपको रिज़ल्ट लेना है तो, ठीक है ना? तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि 7 से 8 में हमारा जीके जैसा आता ही है, आप प्लस में 2000 प्रश्नों का संग्रह कंप्लीट ही करवाएँ हैं। बहुत सारा साइंस का भी लेकर आने वाला है और ऑलरेडी बहुत सारा साइंस का क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाएँ हैं। तो जाइए हमारे चैनल पे और आराम से देखिए, विज़िट कीजिए। अगर आपको पसंद ना आ जाए तो फिर बताइएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड होने वाला है कि नहीं? तो चलिए हम अब सीधे अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए, अभी जो है 156 नंबर सवाल है, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आखिर कौन-सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ठीक है ना? फतुहा के पास कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है सोन है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पुनपुन है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सरकी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बालन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुनपुन। देखिए ये जो पुनपुन नदी है ना, ये पुनपुन नदी ये कहाँ पे जाके मिलता है? ये फतुहा में जाके गंगा नदी से मिल जाता है। और आपको और चीज़ बता देना चाहते हैं, ये पुनपुन नदी है, ये गंगा की जो है दक्षिण भारत की सहायक नदी है। समझ में आएगा? दक्षिण भारत समझ गए ना? चलिए अब आपको डिटेल्स में बताते हैं और भी मैप के साथ समझाते हैं। ठीक है ना? ये देखिए, ये पुनपुन नदी हमारा है, ठीक है ना? यानी कि फतुहा के जो है पास गंगा में मिलने वाली जो है नदी कौन-सा है? पुनपुन नदी है, ठीक है ना? जो कि पुनपुन नदी जो है गंगा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है ना? जो भारत के कहाँ से? झारखंड और बिहार राज्यों में बहती है। देखिए, ये हमारा मैप हो गया, ठीक है ना? ये क्या है हमारा? मानते हैं ये बिहार हो गया, ठीक है? ये बिहार हो गया। अब बिहार के बीचों-बीच क्या निकलता है दोस्त? ये गंगा नदी निकलती है ना? तो इधर तो हो गया आपका कौन-सा? इधर तो हो गया आपको झारखंड हो गया, ठीक है ना? इधर क्या हो गया? नेपाल हो गया। नेपाल हो गया ना? ठीक है? लेकिन ये जो पुनपुन नदी है आपको झारखंड एरिया से निकलते हैं, वो भी कहाँ से? तो ये देखिए, ये पलामू वाला जिला के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ये जो एरिया है ना, छोटा नागपुर वाला एरिया है, क्योंकि नीचे जो है दक्षिण भारत में, ये वाला जो एरिया है ये दक्षिण भारत है, ठीक है ना? और ये वाला जो एरिया है ये नॉर्थ, मतलब नॉर्थ बिहार है, ठीक है ना? यानी कि नॉर्थ साउथ बिहार ये नीचे वाला है और नॉर्थ बिहार ये ऊपर वाला है। समझ में आ गया ना? तो इसी की बात करें, क्योंकि जो है साउथ बिहार वाला जो एरिया है ये झारखंड से सटा हुआ है, और यहीं पर जो है पलामू जिला उसी के जो नागपुर पठार से ना, यहीं से पुनपुन नदी निकलती है और जाके फतुहा में गंगा नदी से मिल जाती है। समझ में आ गया ना? देख रहे हैं ना, आपके लिए पूरा मैप के अनुसार सारा चीज बता रहे हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? देखिए, ये 157 नंबर सवाल है। क्वेश्चन काफ़ी मानसून से है और काफ़ी बेहतरीन है। बोल रहा है कि जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जो है जलवायु किससे पारदर्शिता की जाती है? अभी आपको मैप के अनुसार समझाया ना कि उत्तर बिहार कौन-सा है और दक्षिण बिहार कौन-सा है। तो देखिए, ये जो है आपको उत्तर बिहार है,
ठीक है ना? यहाँ पर बीचों-बीच से गंगा नदी निकाल देते हैं तभी तो मालूम चलेगा ना जी। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये उत्तर बिहार है। ये नीचे वाला जो एरिया है ये दक्षिण बिहार है, ये वाला। ठीक है ना? तो इसकी बातें कर रहे हैं, इसकी बातें कर रहे हैं, इसकी। ठीक है ना? बोल रहे उत्तर बिहार की जो है जलवायु आखिर किससे प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीडब्ल्यूजी से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है एडब्ल्यू से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सीएडब्ल्यू से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एसीबीडब्ल्यू से। तो हमेशा याद रखिएगा, बिना सोचे समझे दिमाग में एक ही बात रखिएगा कि जब भी उत्तर बिहार की बात करें तो सीडब्ल्यूजी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सीडब्ल्यूजी। ठीक है ना? अब बात करें दक्षिण बिहार की तो एडब्ल्यू याद रखिए, एडब्ल्यू। लेकिन हमारा मेनली क्वेश्चन किसका है? उत्तर बिहार की, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सीडब्ल्यूजी। समझ में आ गया? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट इसके भी बारे में देख लीजिए, यही बात है, ठीक है ना? वही बात बता रहा है जो हम बताएँ, वही बात बोला गया है कि बिहार में जलवायु या बिहार में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है स्थित एक राज्य है, ठीक है ना? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है ना, उत्तर बिहार की जो जलवायु है कैसी है? सीडब्ल्यूजी प्रकार की है, और यह जो जलवायु है ना, कृषि के अनुकूल है, खासकर धान की खेती लिए। इसीलिए तो बोला जाता है ना दोस्त कि जो उत्तर वाला एरिया है ना, ये उत्तर वाला एरिया, इसको बोला खाद्य भंडार के रूप में भी जाना जाता है। समझ में आ गया ना? देख सकते हैं ना आपको दोस्त, पूरा मैप के अनुसार सारा चीज़ समझाया जा रहा है। तो दोस्त चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही बनता है ना भाई, और वीडियो को ना दिल से एक लाइक तो करना बनता है। जो लाइक नहीं करेगा ना, हम समझ जाएँगे कि उनको वीडियो वाक़ई में दिल से अच्छा नहीं लगा है, ठीक है ना? अगर सच में नहीं लगा तो क्या कमी है भाई साहब? आराम से कमेंट बॉक्स में बताइए तो, है कि नहीं? नहीं बताएगा तो हम कैसे जानेंगे, है कि नहीं? आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है ताकि आपका रिज़ल्ट और मेरिट तक आपको पहुँचना है कि नहीं? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? अगले वाला प्रश्न क्या है? 158 नंबर सवाल है, ठीक है? और काफ़ी बेहतरीन नंबर सवाल है, बोलिए। देखिए, बोल रहा है कि मुज़फ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया तथा चंपारण हो गया, ठीक है ना? जिलों में कौन-सी मिट्टी जो जो अधिकांश तौर पे पाई जाती है? हम आपको पिछले वीडियो में मिट्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताए थे ना? तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन सही ढंग से आपको बताना है। तो बोल रहा है कि मुज़फ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन-सी मिट्टी अधिकांश तौर पे पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, या फिर ऑप्शन नंबर बी है नवीन जलोढ़ मिट्टी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लाल मिट्टी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्ज़ामों में पूछा हुआ है, और मिट्टी वाला सेक्शन तो बिल्कुल बार-बार पूछता है 1 से 2 नंबर का, है कि नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया, नवीन जलोढ़ मिट्टी। घबराइए मत, हम आपको मैप के अनुसार बताएँगे, काहे टेंशन ले रहे हैं? हम हैं ना, पूरा बेहतरीन तरीके से बताएँगे, कभी आप नहीं भूलिएगा। तो बस इतना ही याद रखिए कि मुज़फ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन-सी मिट्टी पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना? इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं, आपको नेक्स्ट डिटेल्स में बताते हैं, और मैप के अनुसार भी बहुत सारी चीज़ें समझा देते हैं। चलिए, तो देखिए, इसमें जो है क्या बोल रहा है? नवीन जलोढ़ मिट्टी हमारा तो सही है, ठीक है ना? लेकिन बोल कह रहा है मुज़फ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में बिहार के प्रमुख जिले हैं, ठीक है ना? और इन सभी जिलों में उत्तर बिहार के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। समझ में आ गया ना? अब देखिए, मैप के अनुसार समझिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें मत घबराइएगा। देखिए, मैप के अनुसार बता रहे हैं, ये जो है हमारा क्या है? बिहार है, ठीक है ना? ये जो है हमारा बिहार है। इसको आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा। बिहार हो गया, आप बीच में से गंगा नदी निकाल दीजिए। कितने जिलों से निकलती है दोस्त? तो 12 जिलों से गंगा नदी हमारी निकलती है, याद रखिएगा। देखिए, ये ऊपर वाला जो है एरिया, ये क्या है? आपको जो है नॉर्थ बिहार है, यानी कि उत्तर बिहार है, और नीचे वाला एरिया जो है कौन-सा है? साउथ बिहार, यानी कि साउथ बिहार है। ठीक है ना? इसको आप याद रखिएगा। अब ध्यान से समझिए, और जो मुज़फ्फरपुर है, दरभंगा है, चंपारण है, ये कहाँ पर है दोस्त? ये उत्तर वाला एरिया में, क्योंकि चंपारण यहाँ पर है कि नहीं? मुज़फ्फरपुर वाला यहाँ पर है, दरभंगा यहाँ पर है। ये कितना है? सब का सब जो है उत्तर वाला एरिया में, यानी कि इस वाला एरिया में है। और आपको याद है कि हम आपको पिछले वीडियो में भी बनाए थे कि हमारी जो बिहार है, ये टोटल जो बिहार है, ये कितना परसेंट जो है जलोढ़ मिट्टी कवर करता है? 95%। 95% जो है ना, जलोढ़ मिट्टी से पूरा बिहार ढका हुआ है, ठीक है ना? अगर वो बात करें जलोढ़ मिट्टी में भी कौन-सा मिट्टी? अगर वो बात करें नॉर्थ बिहार की, तो याद रखिएगा हमेशा कि इसमें नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर बात करें दक्षिण बिहार की, तो यहाँ पर जो है प्राचीन या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है। इस वाले एरिया की बातें करें, इस वाले एरिया की, समझ में आ गया ना?
तो इस वाले एरिया की दक्षिण बिहार की बातें करेगा तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और नॉर्थ बिहार की बातें करेगा तो नई जलोढ़ मिट्टी। लेकिन एक और बात रह कि पूरे बिहार में लगभग 95% जो है सिर्फ जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। समझ में आ गया ना? तो जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण और जो जिला है, यहाँ पर तो जलोढ़ मिट्टी पाई ही जाती है, लेकिन कौन सी? तो नई वाली। अगर वही पूछेगा साउथ व बिहार वाला, तो वहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हमें पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगर समझ में आ गया होगा ना, तो दिल से एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना? अब देखिए 159 नंबर सवाल क्या है, ठीक है ना? बोल रहे हैं बिहार का सर्वाधिक जो जूट उत्पादक जिला है, आखिर वह कौन सा है? पिछले वीडियो में बताए थे राज्य कितने नंबर पर स्थान पे है, और इस वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं कि आखिर कौन सा जो जिला है बिहार में वो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है, यानी कि पटसन का उत्पादन करता है, जिससे बोरा बनता है, झोला बनता है। आपने तो देखा ही होगा ना कि इससे क्या क्या चीजें बनती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए सीवान में उत्पादन किया जाता है सबसे ज्यादा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है गया में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है वैशाली में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पूर्णिया में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो जूट का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? तो पूर्णिया वाला जिला में सबसे ज्यादा होता है। और पूर्णिया वाला जिला कहाँ है? तो आपको मालूम है कि ये जो पूर्णिया वाला जिला है, ये कहाँ पर है? तो ये वाला एरिया में, यानी कि बंगाल वाला साइड वाला एरिया में। इधर तो आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया। और जस्ट किशन के नीचे जब आइएगा ना, तो ये जो वाला हो गया पूर्णिया हो गया, उसके बाद कटिहार हो गया। तो ये पूर्णिया और कटिहार वाले एरिया में ना जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना? याद रखिएगा पहले स्थान पर कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। कौन सा स्थान है पहले नंबर पर? पश्चिम बंगाल जिला है पूरे भारत में। ठीक है ना? और दूसरे पर कौन है? तो दूसरे पर हमारा बिहार है। और बिहार में भी कौन सा जिला है जो कि जूट उत्पादन सबसे ज्यादा करता है? तो याद रखिएगा पूर्णिया करता है। समझ में आ गया ना? चलिए हम थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं, लेकिन हम जो आपको बताए वही बात है। देखिए पूर्णिया बिहार का जो है सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला है। समझ में आ गया ना? और ये जो जिला है भारत के प्रमुख जूट उत्पादन क्षेत्रों में से एक है, यानी कि काफी ज्यादा जो है ना पूरे भारत में जो जूट उत्पादन होता है उसमें पूर्णिया जिला भी काफी ज्यादा अपना योगदान देता है जूट उत्पादन में। समझ में आ गया ना? बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल के जो है पहला स्थान पे है। ठीक है ना? और उसके बाद जो है बिहार जो है भारत के दूसरे स्थान पे जूट उत्पादन राज्य माना जाता है। समझ में आ गया ना? और आपको बता ही दे कि पूर्णिया और कटिहार वाला एरिया जो है काफी ज्यादा जूट उत्पादन माना जाता है। समझ में आ गया? हमें पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन काफी ज्यादा आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और ये मार्गदर्शन आपके रिजल्ट में काफी ज्यादा योगदान मिलने वाला है कि नहीं? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? और आज का जो है ये आखिरी प्रश्न है और काफी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है ना? बोल रहा है कि त्रिवेणी जो नहर है आखिर किस नदी पे जो है निर्मित, यानी कि निर्मित मतलब निर्माण किया गया है या फिर बनाया गया है? जो त्रिवेणी नहर है आखिर किस नदी पर यह बनाया गया है? ठीक है ना? 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के देते हैं ना कि आप आराम से बना ही नहीं सकते। इसीलिए सारा सर वो सीधा-सीधा नहीं लिखते, घुमा के लिखता है। ठीक है ना? अब 4 ऑप्शन दिया गया है, उसको सही तरीके से आपको बताना है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है कोसी पर है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सोन पर है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गंडक पे है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कमला पे है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो त्रिवेणी नहर है आखिर किस नदी पर निर्माण किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? है कि नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंडक नदी पे इसका निर्माण किया गया है। ठीक है ना? गंडक जो नदी है ये कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण की तरफ जो है इसका निर्माण किया गया है। किसका? त्रिवेणी नहर का। मेनली जो है पश्चिमी चंपारण कौन सा है? देखिए ये वाला एरिया है। आपको लगा दिए बिहार का मानचित्र भी, और नहीं तो हम आपको मैप तो बताइएगा, समझाइए देंगे। ये देखिए ये जो बिहार है, ठीक है ना? ये जो बिहार है, ठीक है ना? इसमें जो पश्चिमी चंपारण वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये इसी की बातें कर रहा है। तो जो पश्चिमी चंपारण एरिया है यहीं पर जो है त्रिवेणी नहर जो कि किस नदी पे बनाया गया है? तो गंडक नदी पे ये बनाया गया है। समझ में आ गया ना? लेकिन चलिए थोड़ा-सा और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, ये त्रिवेणी नहर जो है इसका निर्माण जो है गंडक नदी पर किया गया है। याद रखिएगा, ये जो बिहार के चंपारण जिला में स्थित है, और इस क्षेत्र में जो है सिंचाई के लिए बनाया गया था। ठीक है ना? और ये त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1979 में शुरू किया गया था। समझ में आ गया ना? और ये जो नहर है ना दोस्त, ये लगभग दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर तक ले फैली हुई है। समझ में आ गया ना? कितने किलोमीटर तक ले? 100 किलोमीटर तक ले फैली हुई है। लेकिन मेनली आप याद रखिए कि त्रिवेणी नहर किस नदी पे बनाया गया है? तो यानी कि गंडक नदी पे बनाया गया है। ठीक है ना? कब बनाया गया था? तो 1979 में बनाया गया था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा।
ठीक है ना? ताकि आपको प्रश्न को बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए, ठीक है? तो देखें तो आज जो है आपने 160 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना? और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा ना वीवीआई है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपको एग्ज़ाम में ना देखने को मिले। आपको हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो दोस्त आपको ऐसे ही वीडियो हम आपको जीके जीएस का तो लेके आएँगे ही और ये 2000 प्रश्नों का जो संग्रह है ना, ये पूरा आपको ईमानदारी से कंप्लीट करवाया जाएगा। बस आप हमसे वादा कीजिए कि हर एक वीडियो को ईमानदारी से आपको देखना है और अपने रिज़ल्ट ही नहीं बल्कि मेरिट तक पहुँचना है। हमारा हमेशा से एक ही बात रहता है कि आपको मेरिट तक पहुँचना है। खूब मेहनत कीजिए और अपने जीवन को एक उजाले की तरफ लेके जाइए, ठीक है ना? सफलता एकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है ना? फिर से मिलते हैं एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सवालों के साथ, तब तक के लिए खूब सारा पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।